हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज फाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का टॉपिक है हमारा। तो इस टॉपिक को आपके सामने रखूं इसके पहले आप लोगों का यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। हम लोग अपनी रणनीति इसी तरीके से बनाएंगे कि क्लास की शुरुआत होगी तो आपको पीछे से जो भी क्लास चला आ रहा है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो इस बीच में आप सिर्फ और सिर्फ तभी पूछिएगा जब कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा हो। अन्यथा जब मैं उसका सब टॉपिक ख़त्म कर दूँ तो खुद पूछूंगा कि कोई कठिनाई है तो बोलो। क्योंकि यदि आप बीच में जब मन तब कुछ से कुछ पूछते रहिएगा तो दिक्कत ये होगी कि मैं आपका क्वेश्चन देख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाने में मशगूल रहूँगा। आपके स्क्रीन को यदि देखते रहा तो पढ़ा नहीं पाऊँगा, पढ़ाने लगा तो स्क्रीन नहीं देख पाऊँगा। तो मेरे स्क्रीन को देखने की सही टाइमिंग होती है तब जब मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। नंबर 2, जब मैं क्लास का कोई सब टॉपिक ख़त्म करता हूँ। और इस बीच में कभी अनायास यदि स्क्रीन पे दृष्टि चली जाए तो चली जाए। तो आप यदि अपने सवाल का जवाब चाहते हैं तो सवाल पूछने का टाइमिंग अप्रोप्रिएट रखिएगा। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी सिंपल रख देते हैं यहाँ। इस सेक्शन का यानी इस टॉपिक का हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमको एक क्वेश्चन पीटी का मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी रास्ते अंग्रेज भी भारत आए जिन्होंने भारत में सत्ता स्थापित किया और भारत को रूल किया। उनका रूट भी हमको इसी से मालूम चलेगा। अब तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ये एक क्वेश्चन मात्र आएगा जबकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन आ जाएगा इसकी गारंटी भी नहीं है। तो हम क्या करें? यहीं पर जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका क्या जवाब आपका दिमाग देता है, इससे तय होगा कि आप परीक्षा पास करिएगा या कि आप पास नहीं कर पाइएगा। एक जवाब हो सकता है कि एक तो सिर्फ पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा कि एक ही क्वेश्चन आएगा, तीसरा कि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिक बेसिक पढ़ लो और आगे बढ़ो। इसका खामियाजा ये हो सकता है कि यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हर टॉपिक के साथ में यही बात लागू होती है कि उससे एक आध क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कि आए या ना आए। और यदि आप हर टॉपिक को ऐसे ही बेसिक बेसिक पढ़ के निकल जाओगे
तो दिक्कत ये होती है कि आजकल क्वेश्चन थोड़े से डीपर डिग्री से पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आपका उत्तर ये होना चाहिए कि टॉपिक में कितनी गहराई में जाना चाहिए, ये हमारा एक्सपर्ट तय करे। न तो ये सोचो कि सतही पढ़ना है, न तो ये सोचो कि एकदम डेप्थ में पढ़ना है। कितने डेप्थ में जाना है, यदि ज़रूरी है तो वो हमारा एक्सपर्ट तय कर दे, और हम उस डेप्थ तक जाने के लिए तैयार हैं, हार्दिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पर। तो मानसिक स्तर पर तुम यदि तैयार हो, हार्दिक स्तर पर तैयार हो, शारीरिक स्तर पर तैयार हो उस डिग्री में जाने के लिए, तो मैं आप लोगों को अब आगे ले चलता हूं। ये दोबारा मुझे बोलना न पड़े, आपकी रुचि कितनी है टॉपिक के अंदर, इससे नहीं तय होना चाहिए कि आप इस टॉपिक को पढ़ने में कितनी रुचि ले रहे हैं। मैं अपनी पंक्ति दोबारा बोलता हूं, आपकी रुचि कितनी है इस टॉपिक में, इससे तय नहीं होना चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ने में आप कितनी रुचि ले रहे हैं। रुचि का होना एक पूर्व की स्थिति होती है कि किसी का फेवरेट हो सकते हैं गांधी जी, किसी का फेवरेट हो सकते हैं भगत सिंह, किसी का फेवरेट हो सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, और वो जब टॉपिक पढ़ाऊं तो आप उसमें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रुचि लेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें किसी भी स्टूडेंट से पूछ दिया जाए कि ये आपका फेवरेट है, तो एक भी आदमी का हाथ नहीं उठेगा कि हाँ मेरा ये फेवरेट है। लेकिन आपको इस टॉपिक में भी उतनी ही रुचि लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इसमें रुचि नहीं लेंगे, क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है, क्या करोगे। तो अपनी रुचियों के दायरे से ऊपर उठो, और जहां तक आज तक तुम्हारी दृष्टि नहीं गई थी, उसमें भी रुचि लेना शुरू करो, उसमें भी रुचि लेना शुरू करो, और उसको भी इस तरीके से पढ़ो कि यहीं से यदि एक क्वेश्चन आ गया और मेरा ठीक नहीं हुआ तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा, और मेरा ठीक हो गया तो हो सकता है इसी रास्ते मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एकदम गीता का दर्शन लेकर चलो कि तुम यदि अपना कर्म करते रहोगे, हर अध्याय के अंदर रुचि डेवलप करोगे, उसके साथ पर्याप्त न्याय करोगे, तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तुमको रोना नहीं पड़ेगा। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन तुमको बधाई सुनने का मौका मिलेगा। नहीं तो तुम सिर्फ और सिर्फ अगले वर्ष की शुभकामना ही सुनते रह जाओगे। तुम्हें इस वर्ष की बधाई सुनना है कि अगले वर्ष की शुभकामना सुनना है, वो इस पर निर्भर करता है कि तुम हर अध्याय में रुचि डेवलप करके, उससे लगन लगाकर, उस पे दृढ़ संकल्प के साथ अपने को इन्वेस्ट करते हो कि नहीं। तो बेटा आप चलते हैं। कमेंट में क्या परेशानी है बेटा, मैंने कहा कि चलो कोई कमेंट है ऐसा जिसमें कि कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो, तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसका एक फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के अनुसार ही हम इस टॉपिक को अप्रोच करेंगे। तो आप मेरे साथ फ्रेमवर्क पूरी की पूरी अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा, उसके मुताबिक मैं पढ़ाऊंगा भी, आप पढ़िएगा भी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यूरोप का भारत से संपर्क, यूरोप का भारत से संपर्क, ये सबसे पहला पॉइंट है देखने लायक। उसके बाद देखेंगे कंपनियों के आने का क्रम,
कंपनियों के आने का क्रम, इसके बाद कंपनियों के भारतीय केंद्र, कंपनियों के भारतीय केंद्र, उसके बाद उनका साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, फिर उनका पतन और फिर उनका योगदान, उनका योगदान। अब आपको ये समझना है कि इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इन्हीं 6 बिंदुओं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने में इसका एक सामान्य परिचय देता हूं, अभी आप लिखिएगा नहीं। एक सामान्य परिचय आप ऐसे रखिए कि 15वीं शताब्दी के, एकदम लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में वास्को डी गामा नाम का एक यात्री आया और उसके रास्ते फिर कई सारे व्यापारी लोग आए। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, यानी पुर्तगाल के लोग आए, और उन्होंने लगभग अगले 100 वर्षों तक भारत के कई सारे बंदरगाहीय केंद्रों के ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया, व्यापार भी किए और राजनीतिक प्रभाव भी उन्होंने जमाया। यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत में आए और 16वीं शताब्दी तक भारत में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में लगे हुए यूरोपीय देशों में एक अकेला ही देश था, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के अलावा और कोई देश नहीं था जो इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो। 17वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है तो इस प्रतिस्पर्धा में हॉलैंड के डच और ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच सब आ जाते हैं। सबसे पहले डच आते हैं, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, लगभग एक दूसरे के समकक्षी हैं, ये समकालीन हैं। उसके बाद डेनिश आते हैं, डेनमार्क वाले, और फिर शताब्दी के सेकंड हाफ में फ्रेंच आते हैं। कुल मिलाकर देखो तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले आई, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो आपके दिमाग में अभी एक नक्शा बन जाए, लिखना नहीं है, नक्शा बनाना जरूरी है। पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश माने डेनमार्क वाले, और फिर फ्रेंच आए। अब आप देखोगे कि आपने बचपन से ही सुन रखा होगा कि भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ। भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ ये तो सच है, लेकिन गोवा, दमन और दीव ये ऐसे जगह हैं जहां की पुर्तगालियों का शासन 1961 ईस्वी तक रहा, या कहिए कि 1961 ईस्वी में खत्म हुआ।
यहाँ पर अंग्रेजों के आगमन के काफी पहले पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित हो गई। इसी में से एक दीव के ऊपर पुर्तगालियों की सत्ता कब स्थापित हुई, उसके ऊपर इस साल क्वेश्चन पूछा गया है। गोवा, दमन, दीव के ऊपर पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित हो गई। वहां पर उनकी सत्ता 1961 में जाके खत्म हुई। यानी अंग्रेजों के आने से काफी पहले पुर्तगाली वहां स्थापित हुए और अंग्रेजों के जाने के 14 साल बाद तक वो यहां रहे। उसके बाद फिर देखोगे कि फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों के मुकाबले टिक नहीं पाए। वो भी अंग्रेजों की तरह चाहते थे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पौंडीचेरी के ऊपर अपना नियंत्रण रखा और बंगाल में एक जगह है चंदरनगर, वहां पर उनका नियंत्रण बना रहा। तो पौंडीचेरी और चंदरनगर के ऊपर फ्रांसीसियों का प्रभाव अंग्रेजों के जाने के बाद तक रहा। 1954 में वो यहां से विदा हुए। तो यह समझना जरूरी है कि भारत पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने शासन नहीं किया। अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने भी शासन किया और कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों ने भी। अब यहां पर एक शब्द आता है कि भारत की खोज। आप लोगों ने बचपन में ही सुना होगा, कई बार सुना होगा फिर, कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। तो वास्को डी गामा कौन है? एक यूरोपीय यात्री। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया का मतलब क्या है? यूरोपियों के लिए भारत की खोज। भारत कोई खोया हुआ देश तो था नहीं, भारत कोई बच्चा थोड़े है कि खो गया था और उसके चचा जी उसको खोज दिए या पुलिस वालों ने खोज दिया। तो भारत की खोज का मतलब है यूरोप वालों के लिए भारत की खोज। लेकिन यह सेंटेंस भी अभी अधूरा है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि यूरोप वालों के लिए भारत की खोज किया वास्को डी गामा ने, तो आपके दिमाग में ये छवि जाएगी कि यूरोप वाले लोग इसके पहले भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। यूरोप के लोग इसके पहले भी भारत के बारे में जानते थे, कई शताब्दियों से जानते थे। जैसे कि उदाहरण लेकर देखो तुम, भारत के ऊपर 4वीं शताब्दी ईस्वी में हमला किया था सिकंदर। तो मैसिडोनिया का था, ग्रीक था, तो जानता था ना। तो यूरोप के लोग भारत को 4वीं शताब्दी ईस्वी में भी जान रहे हैं। फिर आगे बढ़कर देखो कि जब मौर्य शासन काल चल रहा था, तो उन लोगों के साथ में मौर्य राजाओं का डिप्लोमेटिक रिलेशन था। मेगास्थनीज भारत आया था, डायमेकस भारत आया था, ये सब राजदूत के रूप में। जिन राजाओं के राजदूत हैं वो राजा ग्रीक राजा हैं। अशोक जो प्राचीन काल का राजा था, उसने अपने अभिलेख में यह बताया है कि वह दुनिया के कौन कौन से देश के राजाओं के साथ में मित्रता के संबंध में बंधा हुआ है। उसमें ग्रीक राजा का भी नाम है। तो ग्रीक राजा से मित्रता का दावा अशोक अपने अभिलेख में कर रहा है। ग्रीक राजा के राजदूत अशोक के पिता के दरबार में आ रहे हैं, ग्रीक राजा का राजदूत अशोक के दादा के दरबार में आ रहे हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के दरबार में आ रहे हैं। और मौर्यों का शासन जब खत्म हुआ तो ग्रीक लोगों ने भारत पर फिर हमला किया। ग्रीक लोगों ने भारत पर फिर हमला किया। उन्हीं ग्रीक राजाओं में से एक राजा था मेनांडर, जिसके ऊपर इस बार पीटी में क्वेश्चन आया, मिलिंद पन्हो वाला। मिलिंद पन्हो में मिलिंद कौन है? तो मेनांडर। मिलिंडर कौन था? तो ग्रीक।
जो 150 बीसी के दौरान भारत में पंजाब के इलाके में सियालकोट से शासन करता था। उसके बाद फिर आप देखोगे कि भारत का रोम के साथ में बड़े पैमाने का व्यापार चलता हुआ दिखाई देगा आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड से लेकर गुप्त पीरियड के दौरान बड़े पैमाने पर। और यह ट्रेड भारत का जो रोम से चल रहा था वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर डीप साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक के क्षेत्रों का चल रहा था। इसके ऊपर देखो फिर क्वेश्चन आया है इसी बार कि साउथ इंडिया में संगम काल के दौरान जिन बंदरगाहों के ऊपर क्वेश्चन आया है, पुहार, कोरकई, मुजरिस, इन सब बंदरगाहों का अध्ययन जब आप करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि यहां से रोम के साथ बड़े पैमाने का व्यापार होता था। मुजरिस जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, वहां तो रोमन लोगों की एक बस्ती भी बसी हुई थी जहां रोमन व्यापारी लोग आके रहते थे। उस दौरान हमें भारत से रोमन राजाओं के द्वारा ढाले गए सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले। भारत से वस्तुओं का निर्यात होता था रोम की ओर और रोम से वस्तुओं के बदले में पैसा आता था। पैसा माने सिक्का, सोना, चांदी और तांबे का सिक्का। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में झुका हुआ था। मैंने आप लोगों को यदि प्राचीन काल पढ़ाया है तो उसमें मैंने प्लिनी नाम के एक व्यक्ति के बारे में भी पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्राचीन काल उनकी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा कि मैंने प्लिनी के बारे में पढ़ाया है, जिसने की किताब लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका। और नेचुरल हिस्टोरिका के अंतर्गत उसने बताया है कि भारत से वस्तुओं का आगमन होता है रोम की ओर और रोम से सिक्के जा रहे हैं भारत की ओर। और इस बात को लेकर वह बहुत दुख व्यक्त करता है। उसको दुख हो रहा है कि रोम के बाजार पर भारतीय वस्तुओं ने कब्जा जमा रखा है। उसको दुख हो रहा है कि रोम की महिलाएं भारतीय कपड़े पहनती हैं। उसको दुख हो रहा है कि इस कारण रोम की संस्कृति खतरे में है। उसको इस बात की जरूरत महसूस होती है कि रोम का राजा इसके ऊपर रोक लगाने का कुछ उपाय करे। फिर आपको मैंने बताया था कि उस दौरान की एक और किताब है जिससे पता चलता है कि भारत और रोम के बीच में व्यापार कितने बड़े पैमाने पर चलता था, और किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इरिथ्रियन माने लाल सागर, पेरिप्लस माने ब्यौरा, लाल सागर के व्यापार का ब्यौरा उस किताब में है। उस किताब में यह बताया गया है कि लाल सागर से किनका किनका व्यापार होता है। तो इस क्रम में उन्होंने भारत के व्यापार के बारे में भी बताया है, और भारत के बहुत बहुत सारे बंदरगाहों की सूची उस किताब में मिल जाती है। सिंध से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन तमाम समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के जो भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी सूची आपको उस समय उसी किताब से मिलती है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आया इस बार, जो कोरकई, मुजरिस, पुहार, वो सब लिस्ट आपको मिलना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से ही। आप लोग अपना क्लास नोट्स पलट कर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी भी पढ़ाया है और प्लिनी भी पढ़ाया है। कुल मिलाकर कहानी यह सिद्ध होती है कि भारत का यूरोप के साथ में संबंध तो प्राचीन काल से ही था, बहुत गहरा संबंध था। राजनीतिक संबंध भी था, सांस्कृतिक संबंध भी था और आर्थिक संबंध भी था। तो फिर वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, क्या यह झूठ बात है?
तो नहीं, ये भी सच है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया का मतलब यह है कि वास्को डी गामा ने ही यूरोप और भारत के बीच के आगमन के समुद्री रास्ते की खोज किया। यूरोप के लोग भारत से इसके पूर्व के काल में लाल सागर के रास्ते से जुड़ते थे, लेकिन 14वीं 15वीं शताब्दी के दौरान उस इलाके में जब तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हुआ तो वो यूरोपीय व्यापारियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया और इन कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने अल्टरनेटिव रास्ता खोजा। और इन कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने जो अल्टरनेटिव रास्ता खोजा वही रास्ता समुद्र तटीय रास्ता है या समुद्र मार्गीय रास्ता है। आप इस तरीके से देखोगे कि ये यूरोप है, ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका है, ये अटलांटिक महासागर है और यहां आगे बढ़ोगे तो ये हिंद महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर आ जाएगा और यहां पर इंडिया है, यहां पर इंडिया है। तो यूरोप से कोई भी यदि व्यापारिक कंपनी भारत आना चाहे तो उसके पास में एक रास्ता ये होता था कि वो भूमध्य सागर के रास्ते आगे बढ़े और मिस्र से होते हुए वह लाल सागर को क्रॉस करे और अरब सागर की ओर मुड़ जाए। ये संभावना बनती थी, लेकिन चूंकि इस इलाके में उस समय तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हुआ और वो रास्ता इनके लिए सुरक्षित नहीं रहा, तो ऐसे में क्या रास्ता बचा? तो रास्ता ये बचा कि वो यहां से समुद्र तट के रास्ते या समुद्र के रास्ते से यहां तक होते हुए यहां पहुंचते। ये इलाका है केप ऑफ गुड होप का, केप ऑफ गुड होप का। केप ऑफ गुड होप माने क्या है? ये वो रास्ता है जो खतरनाक था, खतरनाक था। वहां समुद्र में चक्रवात का सामना करना पड़ता था और उसके कारण बड़े सारे जहाज डूब गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। लेकिन यदि आप इस खतरे को क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप हिंद महासागर के इलाके में चले जाएंगे और वहां से व्यापार करना बहुत लाभदायक है। इसीलिए उसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप, मैंने डर के आगे जीत है टाइप की बात। तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर में लोग प्रवेश करता है और इसी रास्ते भारत आता है। इस रास्ते से यूरोप के लोग भारत को पहले कभी नहीं आए थे। इस रास्ते से भी भारत जाया जा सकता है, इसकी खोज सबसे पहली दफा वास्को डी गामा ने किया था। तो समुद्र के रास्ते भारत के आगमन का रास्ता किसने खोजा? तो वास्को डी गामा ने खोजा और इसीलिए कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्लियर है? अभी आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ सुनाया है, मैं अभी लिखाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप ये मत समझिएगा कि मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं एक झलक में आपको टॉपिक से परिचित करा देता हूं ताकि जब एक एक करके मैं टॉपिक में आपको उतारूं तो आपको लगे कि हाँ हमारे पास में थोड़ा सा परिचय भी है। समझ गए? तो इसको अब आप पीछे छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। यहां आप लोगों को मैंने यह परिचय दे दिया कि यूरोप और भारत के बीच के संपर्क का मतलब क्या है। यूरोप और भारत के बीच में सदियों से संपर्क था और वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते संपर्क स्थापित कराया। अब इसको लिख लीजिए, इसे लिखिए।
यूरोप यूरोप से भारत का संपर्क प्राचीन काल से था। भारत का संपर्क प्राचीन काल से था। यूरोप से भारत का संपर्क प्राचीन काल से था। यहां पर मैं सिर्फ उदाहरण लिखूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने का काम मैंने प्राचीन काल में किया है और मैं आगे भी प्राचीन काल में ही करूंगा। प्राचीन काल वाला हिस्सा अभी पढ़ाना एकदम ठीक नहीं होगा, नहीं तो रिपीटेशन हो जाएगा। उदाहरण सिर्फ दे देता हूं। उदाहरण है सिकंदर का हमला, दूसरा सिकंदर का हमला नंबर 1, दूसरा क्या है? चंद्रगुप्त बिंदुसार के दूत मेगास्थनीज ये ग्रीक था। और डायमेकस ये भी ग्रीक था। ये दोनों दूत थे, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, ये बिंदुसार के काल में आया। और फिर अशोक का अभिलेख वो भी अपने समय के एक राजा अलिक सुंदर की चर्चा करता है। अलिक सुंदर माने अलेक्जेंडर। पाली भाषा में जब लिखा तो वो अलिक सुंदर हो जाता है, अदरवाइज उसकी पहचान अलेक्जेंडर के रूप में होती है। वो भी अपने यहां अपने अभिलेख में ग्रीक राजा को मित्र की तरह बताता है। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखो, फिर ग्रीक हमला जिसे आप मौर्योत्तर पीरियड में पढ़ते हैं इंडो ग्रीक हमलावर के रूप में, माने इंडिया पर हमला करने वाले ग्रीक। उसके बाद फिर रोमन ट्रेड रोमन ट्रेड के बारे में आप पढ़ते हैं और तब आप देखते हैं कि इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो प्लिनी की किताब से मिलती है। प्लिनी किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। और एक दूसरी किताब है जिसे जानकारी मिलती है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। खुशबू कश्यप सर प्लीज नहीं मैं नहीं। बेटा अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। मैंने तो कहा है कि ये सब चीजें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसका लिंक दे रहा हूं। मॉडर्न इंडिया वाला सेक्शन अभी शुरू ही करने जा रहा हूं। अभी इतना ज़्यादा
धन्यवाद निखिल, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तो अब देखो कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये किताब का नाम है। इसके बाद तब और क्या स्रोत है जिसे हमें पता चलता है? तो रोमन सिक्के, रोमन सिक्के। इतने तमाम सोर्सेस से सिर्फ ये पता चला कि प्राचीन काल में रोमन और ग्रीक लोगों से भारत का व्यापारिक और राजनीतिक संपर्क था। रोम भारत से और भारत रोम से प्रभावित हुए थे। कुल मिलाकर आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत और यूरोप के बीच का संबंध बहुत पुराना था। तो फिर वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया का मतलब क्या है? वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, भारत की खोज किया, इसका क्या मतलब है? वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया का इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वास्को डी गामा ने उसने अटलांटिक से होते हुए केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पार कर हिंद महासागर के रास्ते भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा, समुद्री मार्ग खोजा, भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। इसके पीछे का कारण, माने समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोगों को पूरा अटलांटिक पार करके अफ्रीका के नीचे से गुजरते हुए केप ऑफ गुड होप पार करके भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि पहले का रास्ता अब तुर्कों के अधीन था, तुर्कों के अधीन था, जो कि सुरक्षित नहीं रह गया था। पहले का रास्ता अब तुर्कों के अधीन था, जो कि सुरक्षित नहीं रह गया था। इट वॉज नो मोर अ सेफ ट्रेड रूट टू द यूरोपियंस। यूरोपियन लोगों के लिए वह एक सुरक्षित व्यापारिक मार्ग नहीं था। उड़ान का नोट्स नहीं मिला। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, आप लोग मैनेजमेंट के लोगों से संपर्क करिए कि उड़ान का नोट क्यों नहीं मिला। उड़ान के नोट्स नहीं मिला है सर,
संकल्प 4 को मैं अपनी ओर से मैनेजमेंट के लोगों को इसकी सूचना दे दूंगा कि उड़ान का नोट्स नहीं मिला है। अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं, मिलना तो ज़रूरी है। अब क्लास की शुरुआत हो गई है, नोट्स तैयार है, बाकी बच्चों को मिल गया है, तो आपको नहीं मिलने का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी को वो मैकेनिज्म नहीं मालूम हो कि कहाँ से नोट्स डाउनलोड वगैरह करना है। तो देखो, रिपु रंजन कुमार कह रहे हैं कि मिल गया है, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रडिक्टरी फीडबैक बताता है कि मिल गया होगा और कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से लेना है। तो इसका नेविगेशन थोड़ा बच्चों को बता दिया करिए। चलिए, अब हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और यहां की ओर चलते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखो तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच माने जो हॉलैंड से आए हैं, उसके बाद अंग्रेज, ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश जो डेनमार्क से आए थे, इसके बाद फ्रांसीसी, फ्रेंच। यही कुल 5 कंपनियां हैं। इन 5 कंपनियों के क्रम को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्रम तो यही है, इसके बारे में ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका उद्देश्य क्या था। ये जो कंपनियां भारत आ रही हैं, इनका क्या उद्देश्य था। तो इन कंपनियों में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 तरह के उद्देश्य थे। एक तो व्यापार का उद्देश्य था ही, व्यापार के उद्देश्य के अतिरिक्त इन लोगों में मौका मिले तो साम्राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षा भी थी। तो उद्देश्य था व्यापार और साम्राज्य विस्तार। व्यापार और साम्राज्य विस्तार, ये दोनों ही उद्देश्य इनके थे। व्यापार का भी उद्देश्य था और साम्राज्य विस्तार का भी उद्देश्य था। इन दोनों उद्देश्यों के तहत अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि किसी भी एक कंपनी के ऊपर यदि प्रश्न पूछना हुआ डिटेल में जाके तो क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको इनमें से पुर्तगाली के बारे में थोड़ा डिटेल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डच और डेनिश इन दोनों के बारे में बहुत कम पढ़ना है। डच के बारे में 1 पैराग्राफ, डेनिश के बारे में 3 लाइन, तो इनके बारे में कम पढ़ना है। फ्रांसीसी के बारे में 2 पैराग्राफ, और ब्रिटिश का तो पूरा का पूरा सिलेबस ही है। तो आपके दिमाग में पहले ये छवि स्पष्ट हो जाए कि सभी कंपनियों के बारे में एक समान डिटेल नहीं पढ़ना है। पुर्तगालियों के बारे में इसलिए ज्यादा पढ़ना है क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए और लगभग 100 वर्षों तक वो अकेले भारत में अपनी भूमिका निभाते रहे। तो पुर्तगालियों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। डच के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे क्योंकि भारत में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं शो किया और भारत में उनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं स्थापित हो पाया कभी। डेनिश तो बेचारे जल्दी ही आए और निबट गए, तो उनका कुछ खास योगदान नहीं है। फ्रांसीसियों से अंग्रेजों का मुकाबला सबसे ज्यादा जोरदार हुआ।
और इसको लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कुल 3 लड़ाइयां हुई हैं। उन लड़ाइयों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें अंत में अंग्रेजों की जीत हो गई। तो इसको दिमाग में यदि आपने बिठा लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि किसके बारे में कितना डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पुर्तगाली। पुर्तगाली पुर्तगाली में खोज करता पहला गवर्नर, खोजकर्ता पहला गवर्नर पहला गवर्नर साम्राज्य निर्माता साम्राज्य निर्माता प्रमुख केंद्र प्रमुख केंद्र प्रमुख केंद्र जमोरिन से संबंध, जमोरिन कौन है उसकी चर्चा करूंगा, जमोरिन। फिर विजयनगर, फिर गुजरात, फिर मुगल, फिर मराठा से संबंध, जमोरिन, विजयनगर, गुजरात, मुगल और मराठा से संबंध। उसके बाद फिर धार्मिक नीति, धार्मिक नीति, धार्मिक नीति। उसके बाद पतन का कारण, फिर योगदान, योगदान। तो कुल मिलाकर देखो तो ये लगभग 8 बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा और इस रास्ते पुर्तगालियों से संबंधित आपकी चर्चा पूरी होगी। मैं चाहूं तो एक एक करके बिना ये सब बताए हुए ही नोट्स लिखवाना शुरू कर दूं, लेकिन तब तुमको न ओर का पता चलेगा न छोर का पता चलेगा। कोई भी टॉपिक यदि पढ़ो तो उसमें क्या पढ़ना है पहले ये पढ़ो। ये साइंटिफिक तरीका होता है, इसमें परिश्रम कम और परिणाम ज्यादा होता है, लेकिन ये मेथड डेवलप करना पड़ता है। वाइसराय और गवर्नर एक ही होता है क्या? होता एक ही है, दोनों में कुछ थोड़ा सा मामूली अंतर है, उसकी चर्चा तब करेंगे जब उस टॉपिक पर जाएंगे, अभी कुछ नहीं। सर आप जैसे पढ़ा रहे हो नोट्स कैसे बनाएं? जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखते जाओ, जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखते जाओ। अभी के डेट में सबसे पहले तुमको
क्योंकि क्लास की शुरुआत है तो इसके ऊपर मैं रुक के बता देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले ये पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो टॉपिक है उस टॉपिक की उपयोगिता क्या है। तो एक क्वेश्चन आएगा पीटी में। फिर मैंने क्या बताया कि इस टॉपिक से ये प्रमुख बिंदुओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 6 बिंदु ऐसे हैं जिनका कवरेज जरूरी है, तो समझना कि ये टॉपिक आपका कवर हो गया। ये 6 बातें बता दिया, अभी पढ़ाया नहीं है, ये 6 बातें आपको कवर करना होगा। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, यूरोप का भारत से संपर्क, इस टॉपिक को मैंने समझाना शुरू किया। जब समझाया तो मैंने कहा कि यूरोप का भारत से संपर्क का अध्ययन 2 तरीके से होता है। एक होता है प्राचीन काल से भारत और यूरोप के संपर्क का मामला। वो प्राचीन काल के दौरान मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, समझा दिया है, लिखा दिया है। आज के क्लास में उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ लिंक देना था। आप में से जो यदि प्राचीन काल के क्लास में होगा वो कंफर्म होगा कि मैंने पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, समझा दिया है। जो लोग प्राचीन काल के क्लास में नहीं थे उनको मैं अब प्राचीन काल के क्लास की बातें बताऊं, ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लिंक दे दिया कि देखो प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच में संपर्क था। संपर्क के उदाहरण ये सब हैं। मैंने संपर्क के उदाहरण दे दिया। इसका डिटेल आप तब जानिएगा जब आप प्राचीन काल का क्लास करिएगा, और जिन्होंने प्राचीन काल का क्लास किया है उनको मालूम है इसका डिटेल। आपके सिलेबस के मुताबिक मुझे इसी लिंक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है और कहना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया तो इसका मतलब क्या है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया तो इसका मतलब क्या है, यह मैंने यहां लिखवाया कि यदि हम अपने सिलेबस की शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया और इसी रास्ते यूरोपीय लोग फिर भारत आने लगे। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, इसका क्या मीनिंग है ये मैंने लिखा दिया। एकदम प्रॉपर तो बन रहा है नोट्स, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो तुम समझ नहीं पा रही हो। और यदि मैंने ये सारी बातें बोर्ड पे लिखा है तो तुमको लिखने का पूरा समय भी होगा। दूसरी बात, मैंने बार बार कहा भी है कि प्राचीन काल वाली बातें अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तुम यदि सच में नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो ना, तुम मेरे एक एक लाइन को लिख लो, तुम्हारा नोट्स पूरे के पूरे तरीके से और डिटेल में तैयार हो जाएंगे। नोट्स लिखने का मतलब रामकथा लिखना नहीं होता है बच्चों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपकी पढ़ाई के 2 तरीके होंगे, एक पीटी के लिए, एक मेंस के लिए। मेंस में लैंग्वेज में लिखने की जरूरत होती है, पीटी में पॉइंट्स में लिखने की जरूरत होती है। यदि आप पॉइंट्स में लिखने की जरूरत के मुताबिक नोट्स बनाने का हुनर सीख नहीं पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। नोट्स में दोनों कैटेगरी को समझो, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण यहां तक मैंने बता दिया कि इसके पीछे का क्या कारण है कि क्यों खोजना पड़ा वास्को डी गामा को, यह भी लिख दिया। तो एक लाइन में सब कुछ लिख रहा हूं, आप अपनी ओर से लिखते जाओ। फिर मैंने कहा कि अब इसके बाद के डिटेल में चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहां देखो अगला पॉइंट है कंपनियों के आगमन का क्रम। कंपनियों के आगमन का क्रम है, यहां मैंने कंपनियों के आगमन का क्रम बता दिया। 5 कंपनियां आई थी, 5 कंपनियों के आने का क्रम बता दिया। एकदम क्रम में चल रहे हैं कि नहीं। तब अगला मुद्दा आया कि कंपनियों का आगमन यदि हुआ है तो कुछ तो उद्देश्य होगा कि कंपनी वाले भारत क्यों आए। ऐसा तो नहीं है ना कि भारत आए क्योंकि
बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ऐसा तो नहीं है कि उनके मन में आया कि आज कुछ तूफानी करते हैं और चलो चलते हैं भारत की ओर। यदि आए हैं तो कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, और उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है, इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है। व्यापारिक उद्देश्य भी है और राजनीतिक उद्देश्य भी है, महत्वाकांक्षा यह भी है कि मौका मिले तो साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे। जब ये आपने पढ़ लिया तब आप क्या करेंगे, तब मैंने कहा कि इन पांचों कंपनियों को क्या बराबर के डिटेल में पढ़ना है, तो नहीं। पुर्तगाली के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, डच और डेनिश एकदम छोटे में पढ़ेंगे, फ्रेंच डच से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, और अंग्रेज तो सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना ही है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पर फोकस करें, किस टॉपिक के ऊपर परिचयात्मक जानकारी से आगे बढ़ जाएं। जब मैंने ये बता दिया तब मैंने क्या कहा कि अब चलो पुर्तगाली की ओर चलते हैं। जब हम पुर्तगाली की ओर गए तब हमने क्या कहा कि हमें अब यह समझना है कि पुर्तगालियों के अंतर्गत यदि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। ये सब चीजें हैं जिनका कि अध्ययन करना है पुर्तगालियों में। जब तक कि तुम्हें यही नहीं मालूम है कि किसी टॉपिक में तुमको क्या पढ़ना है, तब तक तुम कुछ भी पढ़ो, तुमको ना तो समझ में आएगा, ना तो याद होगा, ना तो याद रहेगा। ये मेथड है, काफी साइंटिफिक है। इसको तुम आराम से लिख भी लो, लिख के फिर एक एक करके आगे बढ़ने लगे हम। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम यहां तक पहुंचेंगे हम कह देंगे कि पुर्तगाली का मामला खत्म हो गया, अब तुम लोगों को जो पूछना है पूछ लो, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब मेरे बताए को सुनो ठीक से, तब ना नोट्स बना पाओगी बच्ची, समझ गए। तो एकदम सुनो, धैर्य से, संयम से, दृढ़ता से, रुचि से, लगन से, मनोयोग से सुनो और फिर लिखते जाओ। मैं आप लोगों को लिखने का बहुत मौका देता हूं, उसका रीजन यह है कि मैं आपके साथ लिखता हूं। और मैं आपके साथ लिखता क्यों हूं, तो इसीलिए क्योंकि मैं बहुत मेथोडोलॉजिकल तरीके से पढ़ाता हूं। अपने लिखे हुए पॉइंट्स को फिर आगे डिटेल में ले जाता हूं, उसके एक एक पॉइंट, एक एक सब पॉइंट का डिटेल करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। मैं लिखता हूं तो तुमको तो लिखना ही चाहिए। लास्ट लाइन बच्चों, मैंने यदि बोर्ड पर कुछ भी लिखा है आपको लिख लेना है। 99% काम का होगा, 1-8% कभी कभी कुछ समझाने के लिए कुछ हंसी मजाक की बातें हो सकती है, तो आपको मेरे लिखे हुए को हर बात लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ो। खोजकर्ता, खोजकर्ता के बारे में तो बच्चों आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जान रहे हो। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आज के डेट में गोवा में एक शहर का नाम ही है वास्को। और एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय हुआ करते थे, भाई बहन थे उसमें दोनों। और उसमें एक कैरेक्टर का नाम वास्को था। तो वास्को किसके नाम पे पड़ा है, तो वही वास्को डी गामा के नाम पे। उसके बाद जब पुर्तगाली भारत आए थे, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो सबसे पहले वो मिला था जमोरीन से, इसलिए यहां जमोरीन सबसे पहले आ जाएगा। जमोरीन, जमोरीन कालीकट का शासक, कालीकट का शासक। आप लोग को यह उम्मीद होगी कि मैं मैप के माध्यम से भी दिखा दूं, तो बच्चों यह देख लो,
ये मानचित्र है, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। इस मैप के माध्यम से मैं आपको तमाम यूरोपीय कंपनियों के बारे में बता दूंगा, दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं मानचित्र की ओर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अभी मैं जिस रास्ते पर आना चाहता हूं वो ये कि मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं, आप उस फैक्ट को लिखो और समझो। रिवीजन के दौरान मानचित्र के रास्ते गुजारूंगा, नहीं तो फोटो के रास्ते से जब पढ़ने लगता है ना आदमी, तो उसके दिमाग में फैक्ट जाता ही नहीं है, स्टोरी उसके दिमाग में जाती ही नहीं है। मानचित्र में ही वह लहालोट होता रहता है, फोटो में ही वह खोया रहता है, और वो साइंटिफिक मेथड नहीं है। पहले आप ये जान लो कि क्या फैक्ट है, क्या स्टोरी है, फिर मैप के माध्यम से गुजरो और रिवाइज करते हुए आगे निकल जाओ। तो कालीकट का शासक था जमोरिन। जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। स्वागत किया का मतलब क्या है? मतलब की बात यह है कि एक यूरोपीय कंपनी का प्रतिनिधि भारत आया, तो भारत आने के बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि उतरा तो वहां के राजा ने उसके प्रति क्या रवैया अपनाया, ये एक रिमार्केबल बात है। तो राजा ने उनका स्वागत किया, क्योंकि राजा को यह उम्मीद है कि हमारे ट्रेड में इससे वृद्धि होगी, हमारे लोगों को समृद्धि मिलेगी और हमको रेवेन्यू मिलेगा। तो व्यापार की संभावना को देखते हुए वहां के शासक ने स्वागत किया इनका। उसको इस बात की कोई आशंका नहीं थी कि ये यहां पर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी शो कर सकता है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि साम्राज्यवादी व्यवहार के कारण, साम्राज्यवादी व्यवहार के कारण बाद में टकराव हो गया। कालीकट के जमोरिन के साथ में संबंध का अध्ययन दोहरे स्तर पर, पहले बार में स्वागत और फिर टकराव, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार पुर्तगाली कहां आया था, तो कालीकट में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जमोरिन का मतलब क्या है, जमोरिन कहां के थे, तो कालीकट के। और फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमोरिन के साथ में पुर्तगालियों का संबंध कैसा था, तो आरंभ में तनावपूर्ण, बाद में सौहार्दपूर्ण नहीं, आरंभ में सौहार्दपूर्ण, बाद में तनावपूर्ण। यस। क्यों पहले सौहार्दपूर्ण रहा? क्योंकि उनको लगा कि व्यापारी आया है, समृद्धि को बढ़ावेगा। क्यों टकरावपूर्ण हो गया? क्योंकि लगा अरे ये तो व्यापारी के साथ साथ साम्राज्यवादी भी है, हमारी ही सत्ता को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो फिर तो टकराव होना ही था। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन बना। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था गवर्नर का मतलब इनके भारत में सबसे बड़ा सुपीरियर लीडर का नाम। सबसे पहला गवर्नर कौन था? जमोरिन। एक बार फिर से स्वर बता दीजिए बेटा। जमोरिन का मतलब शासक। कहां का? कालीकट का। हो गया। तो पहला गवर्नर का नाम था अल्मीड़ा। अल्मीड़ा। अल्मीड़ा इनका पहला गवर्नर था। अल्मीड़ा के बारे में एक अतिरिक्त व्यक्ति समझना है, मात्र एक अतिरिक्त बात। वह ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया।
ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों में अल्मेडा ने अपनाया और ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है समुद्र पर अपना आधिपत्य समुद्र पर अपना आधिपत्य घोषित करना। समुद्र पर अपना आधिपत्य घोषित करना। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है समुद्र पर अपना आधिपत्य घोषित कर देना। ब्लू होता है ना समुद्र का पानी, तो ब्लू वाटर नीला पानी के ऊपर नियंत्रण की नीति, माने समुद्र के ऊपर नियंत्रण की नीति। इसका मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में पूरा हिंद महासागर के इलाके की बात बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग इंडिया, समुद्र के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं माना जाता था। यहां पर ओपन ओशियन पॉलिसी का चलन था। समुद्र के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। कोई भी व्यापारी जब हमारे तट पर उतरेगा तब हमको कर देगा। ओशियन के अंदर के हिस्से के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, अतः कोई भी व्यापारी, किसी भी देश का व्यापारी हो, वो समुद्र के रास्ते से गुजरता था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। भारत में यूरोपीय लोग जब आए पहली दफा तो उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि समुद्र का यह हिस्सा मेरे आधिपत्य में आता है। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया भारत में? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में से किसने? तो अल्मेडा ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? अब अगला मुद्दा क्या है? अल्मेडा से आगे बढ़ जाइए, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पहला साम्राज्यवादी। आप ये समझिए कि पुर्तगालियों को साम्राज्यवाद के घोड़े पर चढ़ाया इसी ने। ये ऐसा गवर्नर था जो साम्राज्यवाद की ओर पुर्तगालियों को बड़ी तेजी से आगे ले जाने का प्रयास किया और इसी ने 1510 ईस्वी में गोवा पर नियंत्रण कर लिया। गोवा पर नियंत्रण कर लिया। इसी ने 1510 ईस्वी में गोवा पर नियंत्रण कर लिया। गोवा बड़ी महत्वपूर्ण है इनके इतिहास की दृष्टि से। कैसे? तो सबसे पहले तो इन्होंने अपना केंद्र खोला था कालीकट में। कालीकट में, और कालीकट के बाद में चले गए थे कोचीन। तो कालीकट और कोचीन ये दो प्रमुख इनके केंद्र थे। इन दो प्रमुख केंद्रों के बाद इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया गोवा पर। गोवा पर गोवा इन्होंने जीता है, जीतकर गोवा को अपने अधीन किया। 1510 में जीता। किससे जीता? तो बीजापुर के सुल्तान से जीता।
बीजापुर के सुल्तान से जीता। बीजापुर में आदिल वंश का शासन था, तो बीजापुर का आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाहियों से इन्होंने गोवा जीत लिया। बीजापुर के आदिल शाही से गोवा जीत लिया। किसने जीत लिया? बीजापुर के आदिल शाही से गोवा जीत लिया पुर्तगालियों ने। कौन था गवर्नर पुर्तगालियों का? अल्बुकर्क। इसी समय एक महत्वपूर्ण बात है कि आप देखोगे कि मैंने यहां लिखा है विजयनगर के साथ संबंध। विजयनगर और बीजापुर एक ही साथ आएगा, बीजापुर और विजयनगर। कहानी समझो पहले कि दक्षिण भारत में 16वीं शताब्दी में जो राजनीतिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए पुर्तगालियों को भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पुर्तगाली भारत में आए हैं सबसे पहले कालीकट में, मैंने दक्षिण भारत में, फिर गए हैं कोचीन में यानी कि दक्षिण भारत में, फिर आगे बढ़े हैं गोवा की ओर यानी पश्चिमी भारत में। तो कुल मिलाकर देखो तो पुर्तगालियों का भारत के आरंभिक इतिहास में किधर से हस्तक्षेप हो रहा है? तो समुद्र तटवर्ती बंदरगाही इलाके में और दक्षिण और पश्चिमी भारत में। तो ऐसी स्थिति में उस इलाके के राजनीतिक जो फोर्सेस हैं उनसे उनका कोई न कोई संपर्क और संबंध बनेगा और उन्हीं के संपर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी क्रम में मैंने बता दिया कालीकट के जमोरीन से संबंध। फिर मैंने बताया कि गोवा उन्होंने छीना है बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर का सुल्तान माने कर्नाटक के इलाके का सुल्तान। कर्नाटक के इलाके में बीजापुर एक राज्य हुआ करता था। बीजापुर राज्य के बारे में भी आपने मध्यकाल के पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि बहमनी नामक एक राज्य महाराष्ट्र के इलाके में हुआ करता था, जिसका कि कुछ प्रभाव कर्नाटक में भी था और कुछ आंध्र प्रदेश में भी। बहमनी साम्राज्य 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 5 टुकड़ों में टूट गया था। उन्हीं 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा था बीजापुर। उसी बीजापुर के सुल्तान के अधीन हुआ करता था गोवा। बीजापुर के सुल्तान से ही गोवा छीन लिया पुर्तगालियों ने। अब यहां पर मामला यह है कि विजयनगर से क्या मामला बनता है भाई? पुर्तगालियों को जब गोवा पर नियंत्रण करना था तो उन्होंने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से इसके लिए सहमति मांगा था। कृष्णदेव राय कहां का राजा था? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र का, और गोवा पर उसकी भी दृष्टि रहती थी। और इस वजह से बहमनियों और विजयनगर के बालों में महत्वाकांक्षा का टकराव भी होता था। जब बहमनी टूटा तो गोवा आया बीजापुर के प्रभाव में, तो बीजापुर वाले से भी टकराव रहता था विजयनगर वालों का। लेकिन जब पुर्तगालियों ने गोवा पर नियंत्रण की कोशिश की और अपनी इच्छा जाहिर किया तो उनको लगा कि बीजापुर से तो लड़के हम छीन लेंगे, लेकिन विजयनगर वाला ताकतवर है, बड़ा है, उसे लड़के छीनने में दिक्कत होगी। तो फिर उसने विजयनगर के राजा, जो कि सबसे प्रतापी राजा था विजयनगर का, कृष्णदेव राय, उससे सहमति मांगा कि आप हमको गोवा पर नियंत्रण करने दीजिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने उसे सहमति दे दिया था। क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। अल्बुकर्क ने गोवा जीता इसके बाद 2 तरीके से। एक ये कि किससे जीता, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बीजापुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन आएगा कि कौन से विजयनगर के शासक की सहमति से जीता। यह क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर के शासक ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन आ सकता है विजयनगर के शासक ने इसमें सहयोग दिया था।
न सहयोग दिया था न विरोध किया था, सहमति दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तब अगला मुद्दा है कि क्यों सहमति दे दिया, क्यों सहमति दे दिया? तो मामला होगा कि विजयनगर के शासक ने सहमति दिया, शासक का नाम क्या है? कृष्णदेव राय केडीआर। सहमति दिया। क्यों सहमति दिया? क्योंकि वह पुर्तगालियों को नाराज करता तो उसका समुद्री व्यापार विशेषतः घोड़े का आयात बाधित हो जाता। विजयनगर के शासक ने सहमति दिया क्योंकि वह पुर्तगालियों को नाराज करता तो उसका समुद्री व्यापार विशेष तौर पर घोड़े का आयात बाधित हो जाता। अब अगला मुद्दा क्या है? तुम लोग आपस में बहुत बातें करते हो यार। तुम लोगों के बातचीत से एक बात मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि तुम्हारी बातचीत के बाद का पहला जो निकलता है इंप्रेशन किसी भी शिक्षक के मन में वो ये कि तुम स्टूडेंट के रूप में सीरियस नहीं हो। तुम लोग यहाँ पर भाई बहन की बातें करने के लिए आते हो, दीदी दादा की बातें करने के लिए आते हो। दैट इज एब्सोल्यूट 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 एब्सर्ड। और हो ये जाता है कि तुम लोग ऑनलाइन की टीचिंग का बड़ा ही लाभ उठाते हो। लाभ उठाते हो का मतलब है कि पढ़ाई का लाभ नहीं उठाते हो, मौके का लाभ उठाते हो गप करने के लिए। पता नहीं यहाँ पर कौन से पर्पस के लिए तुम लोग आते हो, दोस्ती करने आते हो कि दोस्ती निभाने आते हो कि दोस्तों से बातचीत करने आते हो। ये बहुत ही गिरी हुई संस्कृति है। शिक्षा के केंद्र में बैठ के शिक्षक के कार्य के दौरान शिक्षक के सामने में आपस में गप्पे लड़ाना। और पर्पस क्या है भैया? तो आईएएस बनेंगे। ऐसे में तुम कलेक्टरी तो छोड़ दो, तुमको क्लर्क ही ना मिले कभी। और दूसरी बात यह है कि क्लास के दौरान सामने में बातें करते रहना ये इनडिसिप्लिन भी है। ये तुम्हारे पर्सनालिटी को दिखाता है, तुम्हारे चाल चलन को दिखाता है, तुम्हारे व्यवहार को दिखाता है, तुम्हारी संस्कृति को दिखाता है, तुम्हारी संभावना को दिखाता है। और इन सभी स्तर पर जब तुम नीचे हो तो कहते हो कि हम जाएंगे बहुत ऊंचे। कैसे जाओगे? सदाव्रत का प्रसाद बढ़ता है कहीं पर? तुम्हारे घर में आएगा कोई पॉलिटिकल वोट मांगने वाला है क्या यूपीएससी कि उसको तुम्हारा वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए? घर में आकर तुमको पर्चा देके जाएगा कि आइएगा जरूर ज्वाइन करने। लाखों लाख के बीच में से 1000 का होना है। और क्या तुम्हारा होगा? जब तुम गप करते रहोगे ऐसे होगा। तो अब देखो, कालीकट, कोचीन, गोवा। गोवा के अंतर्गत मैंने कहा बीजापुर से छीना,
किसने छीना? अल्बुकर्क ने छीना। विजयनगर के शासक की सहमति से छीना। विजयनगर के शासक ने इतनी अपनी सहमति दे क्यों दिया? विजयनगर के शासक ने अपनी सहमति इसलिए दे दिया क्योंकि विजयनगर के शासक को यह पता था कि इस इलाके के समुद्र के ऊपर पुर्तगालियों का नियंत्रण है और पुर्तगालियों की नौसेना मजबूत है। यदि हम उनसे लड़ाई करने जाएंगे तो स्थल के ऊपर हम उनके ऊपर भारी पड़ेंगे, लेकिन समुद्र में वो हम पर भारी पड़ेंगे। विजयनगर के शासक की नौसेना मजबूत नहीं थी। किसी भी भारतीय राजा की नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि यूरोपीय की थी। विजयनगर तो छोड़ दीजिए, मुगल की भी नौसेनाओं की शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। तो विजयनगर के शासक को यह लगा कि यदि हमने पुर्तगालियों को नाराज किया तो मेरे समुद्री व्यापार को डिस्टर्ब कर देगा, तो इससे बड़ी आर्थिक हानि होगी। सबसे बड़ी हानि यह होगी कि वो मध्य एशिया के रास्ते घोड़े मंगाते थे। भारत में घोड़े का और वो भी उत्तम घोड़े का सप्लाई बहुत कम था, तो ये आयात करते थे। संपूर्ण प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक अहम फैक्ट है कि भारत ने सबसे ज्यादा सिक्का कौन सी सामग्री के आयात पे खर्च किया? तो घोड़े के आयात के ऊपर। घोड़ा आयात करते थे बड़े पैमाने पे। कहां से? तो मध्य एशिया से या अरब क्षेत्र से। अरबी और तुर्की नस्ल के घोड़े भारतीयों को उस समय खूब संख्या में चाहिए होते थे और उन घोड़ों के पीछे इसलिए भागते थे क्योंकि घोड़े लंबे कदकाठी के होते थे, ऊंचे होते थे, दौड़ने में तेज होते थे, युद्ध के लिए अनुकूल होते थे। तो इन्हें चाहिए घोड़े का सप्लाई और वो आता है समुद्र के रास्ते और समुद्र पे नियंत्रण है पुर्तगालियों का। नाराज पुर्तगाली हमारे आगमन को बाधित कर देगा, हमारे आयात को बाधित कर देगा, हमारा घोड़ा का सप्लाई रुक जाएगा, हमारी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी क्योंकि सैनिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। यदि सैनिक स्थिति कमजोर पड़ेगी तो राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ेगी और फिर तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे अपने दुश्मन का। इस वजह से उसने ये तय किया कि ठीक है भैया, जाओ कर लो कब्जा गोवा पे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये कहानी है। तो गोवा पे नियंत्रण की कहानी पर क्वेश्चन आ जाएगा तो बना देंगे आप लोग। अब अगला मुद्दा है कि गोवा को उसने अपना कैपिटल बना लिया। कैपिटल बना लिया किसने? पुर्तगालियों ने। नॉर्थ अल्बुकर्क 1510 में नियंत्रण हुआ है और अगले 20 वर्ष के बाद आफ्टर 20 years गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। 1530 के दौर में जाकर गोवा पुर्तगालियों का कैपिटल हो गया और वही गोवा उनका कैपिटल 1961 ईस्वी तक रहा। तब तक रहा जब तक कि वो इंडिया में रहे। समझ गए आप लोग? तो अब अगला मुद्दा क्या है? पहला गवर्नर और फिर पुर्तगाली का गोवा पर नियंत्रण और गोवा का कैपिटल बनना, इसकी कहानी हो गई। अब देखो साम्राज्य निर्माता की कहानी। साम्राज्य निर्माता की कहानी के अंतर्गत साम्राज्य निर्माता के तहत कोई भी पढ़ाई करना है यदि, तो सबसे पहले क्या करो कि ये देखो कि इनका केंद्र कहां कहां था। इनका केंद्र कहां कहां था। प्रमुख केंद्र और साम्राज्य निर्माता दोनों को मिला के पढ़ेंगे। प्रमुख केंद्र और साम्राज्य निर्माता दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। तो प्रमुख केंद्र कालीकट,
कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन, दीव, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, हुगली, सालसेट, ये इनके प्रमुख केंद्र हैं। बंबई, बंबई, इलाके की पहचान करने में दिक्कत आपको तो होनी नहीं चाहिए। कालीकट और कोचीन तो केरल के इलाके में है। गोवा जानते हैं, दमन दीव आप जानते होंगे, इतना तो आपको ज्योग्राफिकल ज्ञान होगा। पौंडीचेरी भी आप जानते होंगे, हुगली बंगाल में, सालसेट महाराष्ट्र में, बंबई तो आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर देखो तो पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र ये हैं। अब मैं आप लोगों को ये केंद्र इधर दिखा देता हूं मानचित्र के माध्यम से। इस मानचित्र को यदि आप गौर से देखो तो आपको इसमें एक सिंबल मिलेगा। ये सिंबल है। ये वाला सिंबल दर्शाता है कि यहां पर पुर्तगाली का नियंत्रण था। तो पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले सिंबल को गौर करके देखो तो तुमको यहां कोचीन मिलेगा। 1500 ईस्वी में इन्होंने कोचीन पे नियंत्रण कर लिया है। वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है बाय द वे। यहां कन्नानौर भी है, कालीकट से सटा हुआ ही था, याद करने की जरूरत भी नहीं है। ये कालीकट है। सबसे पहले ये यहीं आए थे 1498 में, ये जरूर याद रखिएगा। सर आपने कंपनियों का क्रम सही नहीं बताया, ये होता है पीडी। क्या बोल रहे हो जी? कंपनियों का क्रम मैंने सही नहीं बताया? कौन तुमको बोल दिया कंपनियों का क्रम ये सही नहीं है? क्या होता है? ये होता है पीडी ई अप। श्रीमान जी, इस तरह के अवांछित आत्मविश्वास कहां से लाते हैं आप? कंपनियों का क्रम सही नहीं बताया? आप जो लिख लिए हैं वो लिख लीजिए, वही सही है। दूसरा कहीं कुछ और पढ़ लिए हो तो कुछ गलत पढ़ लिए हो। कंपनियों का क्रम यही है भारत में आने का, समझ गए? और तुमको कोई डाउट है तो तुम पूछो, लेकिन इस तरीके का अवांछित आत्मबल और आत्मविश्वास का इस तरीके का प्रदर्शन मत किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत में इनके केंद्र की खोज करके देखो तो सबसे पहला केंद्र कालीकट, ये पहला था। उसके बाद कन्नानौर है, लेकिन उतना मैंने जरूरी नहीं समझा, छोड़ दिया। उसके बाद फिर तीसरा है, सॉरी मतलब ये दूसरा ये है कोचीन है, फिर तीसरा है कन्नानौर। लेकिन आपको क्रम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। कालीकट, कोचीन, कन्नानौर। अब सीधे सीधे आप चले जाइए, 1510 में गोवा पर नियंत्रण किया है। ये देखो
गोवा पर नियंत्रण किया है। आपने पढ़ा कि गोवा पर नियंत्रण किया है तो किसके माध्यम से किया है, किससे छीना है, तो बीजापुर के सुल्तान से छीना है। और किसकी सहमति लिया था, तो विजयनगर के सुल्तान की सहमति लिया था या शासक की सहमति लिया था। इसके अलावा देखो बॉम्बे, ये सल्सिट बसीन का इलाका है। उसके बाद फिर ये दीव, दमन, ये दमन और दीव का इलाका है। इसके बाद इधर देखोगे तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इसमें यहां पर पौंडीचेरी का दिखाया नहीं गया है इस मैप में। यह नहीं बताया गया है कि पौंडीचेरी के पुर्तगालियों का नियंत्रण था, लेकिन यह सच है, पुर्तगालियों ने ही पहली दफा पौंडीचेरी पर नियंत्रण किया था, बाद में वो फ्रांसीसियों का केंद्र हो गया था। फिर इधर नागपत्तनम, नागपत्तनम के बारे में भी याद रखिएगा, ये सब नहीं पढ़ना, ये श्रीलंका का हिस्सा आता है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां पर नागपत्तनम और पौंडीचेरी। कहानी यह है कि पौंडीचेरी आगे चलकर फ्रांसीसियों का केंद्र हो गया और वही उनका हेडक्वार्टर हो गया था। तो पौंडीचेरी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन उसके ऊपर पहला नियंत्रण था पुर्तगाली का। उसी तरीके से नागपत्तनम आगे चलकर डच का हेडक्वार्टर हो गया था, लेकिन नागपट्टनम पर भी पहले नियंत्रण था पुर्तगाली का, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अच्छा, पुडुचेरी ठीक है, पुडुचेरी रहे पौंडीचेरी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पुडुचेरी के रूप में ही याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नागपत्तनम आगे चलकर पढ़ोगे कि डचों का हेडक्वार्टर हो गया था, इसलिए महत्वपूर्ण जगह है। और इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि क्या वहां पुर्तगाली का नियंत्रण था, तो हां था, बाद में डच के पास आया। पौंडीचेरी हेडक्वार्टर हो गया है फ्रांसीसियों का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि क्या वहां पुर्तगाली का नियंत्रण था, तो हां था। ठीक है, इसके बाद फिर इधर हुगली का इलाका है। तो हुगली में देखोगे यहां पर पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था, नियंत्रण नहीं था, राजनीतिक नियंत्रण नहीं था। राजनीतिक रूप से यह इलाका था मुगल के अधीन, लेकिन वहां पर व्यापारिक केंद्र खोला था, व्यापारिक केंद्र खोला था। तो अब आप यदि लौट के देखो इनके व्यापारिक केंद्रों के बारे में और इनके राजनीतिक नियंत्रण के केंद्र के बारे में मिला के, तो कालीकट, कोचीन, गोवा, बंबई, सल्सिट बसीन, दीव, दमन, ये सब हो गया दक्षिण पश्चिम के भारत के अंदर। दक्षिण पश्चिम के भारत के अंतर्गत इनके प्रमुख केंद्र ये हैं। और यदि दक्षिण पूर्वी से लेकर पूर्वी भारत की ओर चल के देखिए तो नागपत्तनम, नागपत्तनम, पौंडीचेरी, और हुगली, ये इनके प्रमुख केंद्र हो गए। कुल मिलाकर देखो तो मैंने 10 केंद्रों का उल्लेख यहां पर किया है। एक बार में रिवाइज करो, 10 याद हो जाएगा। कैसे याद होता है, तो इस तरीके से याद होता है, मेरी बात सुनना, याद करने का तरीका अपने आप मिल जाएगा।
सबसे पहला पॉइंट यह है कि कालीकट में आए थे, एक तो याद ही हो गया। फिर कोचीन गए थे, ये कहानी आपने सुन लिया है तो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रहेगा इस तरीके से कि गोवा पर इन्होंने नियंत्रण किया था, 3 अपने आप हो गया। और लास्ट तक ये बने रहे थे गोवा, दमन और दीव में, 5 अपने आप याद हो गया। गोवा, दमन और दीव में ये बने रहे थे। इस बार दीव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, 5 तो अपने आप हो गया। उसके बाद फिर देखो कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था डचों का कौन सा, नागपत्तनम। उसके ऊपर पहला नियंत्रण किसका था, पुर्तगाली का, ऐसे याद रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था फ्रांसीसियो, कहां पर, पौंडीचेरी में, पहला नियंत्रण किसका था, पुर्तगाली का, ऐसे याद रहेगा। 7 हो गया। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि बंबई का जो इलाका है वो पुर्तगाली के अधीन था, लेकिन बंबई दान में मिल गया था अंग्रेज राजा को, गिफ्ट में मिल गया था अंग्रेज राजा को। कहानी यह हुई कि इंग्लैंड के राजा की शादी होती है स्पेन के राज परिवार में, और स्पेन का राजा और पुर्तगाल का राजा उस समय एक संयुक्त शासन चलाते थे। तो इसलिए इस नाते भारत का जो भी इलाका था वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में होने के नाते स्पेन के नियंत्रण में भी था। तो स्पेन के राजा ने पुर्तगालियों के अधीन वाला एक इलाका बंबई बतौर दहेज या कहिए बतौर उपहार दे दिया इंग्लैंड के राजा को। इंग्लैंड के राजा बंबई पर रूल तो कर नहीं सकते थे, आकर वो इंग्लैंड से आते बंबई पर रूल करते, ये तो संभव नहीं था। उन्होंने बंबई दे दिया अपनी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ भैया तुम लीज पर ले लो बंबई हमसे और बंबई संभालो। तो बंबई लीज पे मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड को। किससे मिला था, इंग्लैंड के शासक से। इंग्लैंड के शासक को किसने दिया था, तो ऑप्शन में यदि स्पेन रहे तो आप उसे सही मारिएगा, पुर्तगाली रहे तो भी सही है, दोनों कभी नहीं रहेगा। कंफ्यूज्ड बच्चे हो जाते हैं। एक दफा क्वेश्चन पूछा गया था तब जबकि हिस्ट्री ऑप्शनल से पीटी लोग देते थे, पहले ऑप्शनल हुआ करता था पीटी में भी। तो तब का एक क्वेश्चन है कि बंबई प्राप्त हुआ अंग्रेजों को किससे। लोगों को याद था कि पुर्तगालियों से हुआ है, और पुर्तगाली ऑप्शन में ही नहीं था, स्पेनिश था ऑप्शन में। तो जो इस बात को जानते नहीं थे कि स्पेन के ही अधीन था पुर्तगाली उस समय, वो पुर्तगाली न मिलने की स्थिति में ये क्लेम करने लगे कि अरे ये इसमें तो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, जबकि उत्तर था स्पेन। आप याद रखेंगे। आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होगा उसमें, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई की प्राप्ति किससे हुई। ऑप्शन में रहेगा पुर्तगाली शासक, ब्रिटेन का शासक, दोनों। तो आप ये मत सोचिएगा कि पुर्तगाली शासक ने दिया है या स्पेन के शासक ने दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। स्पेन के शासक ने तो दिया था अंग्रेज के शासक को, इंग्लैंड के राजा को। इंग्लैंड के राजा ने दिया है इंग्लैंड की कंपनी को। तो इंग्लैंड की कंपनी को बंबई की प्राप्ति हुई थी इंग्लैंड के राजा से। इस कहानी को समझिएगा। तो बंबई ऐसे ही क्लियर हो गया। उसके बाद आपके सामने में बचता है सालसिट का इलाका, सालसिट बसीन का इलाका। सालसिट बसीन का इलाका बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो आगे चलकर पढ़िएगा कि बसीन की संधि हुई है अंग्रेजों और मराठा पेशवा के बीच। बसीन की संधि बहुत प्रसिद्ध संधि, 1802 की संधि, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बसीन की संधि के पहले फैक्ट महत्वपूर्ण यह है कि
एक सलवाई की संधि हुई थी 1782 में, 1802 में हुई बसीन की संधि, उसके पहले सलवाई की संधि। सलवाई की संधि के माध्यम से मराठों ने सालसेट और बसीन का इलाका अंग्रेजों को दे दिया। जब अंग्रेजों के अधीन वो इलाका था, इसी वजह से अंग्रेजों ने मराठा पेशवा से बसीन में संधि किया था। अब सवाल ये उठा कि मराठों के पास में वो इलाका कहां से आया था? तो मराठों ने वो इलाका छीना था पुर्तगालियों से। अब देखो, सलसेट बसीन आपको याद रहेगा। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कि सलसेट बसीन का नाम ही नहीं मालूम होगा, जिन्होंने सुना ही नहीं होगा, तो उनको मेरी बातों में वो क्रमबद्धता नहीं नजर आती होगी। लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है उनको मालूम होगा कि बसीन की संधि बड़ी प्रसिद्ध संधि है, सलवाई की संधि बड़ी प्रसिद्ध संधि है। सलवाई की संधि के रास्ते सलसित और बसीन की प्राप्ति हुई थी अंग्रेजों को। तो ये वही सलसित बसीन है जो मराठों ने प्राप्त किया था पुर्तगालियों से, और फिर उन्होंने दे दिया अंग्रेजों को, और वहीं पर संधि होती है बसीन की संधि। लेकिन यदि किसी को कोई बैकग्राउंड नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ोगे ना, तो आगे के लिए बैकग्राउंड तैयार हो गया। तो अब आपके पास बच गया एकमात्र जगह, हुगली। हुगली एक जगह है बंगाल में जहां पर पुर्तगालियों ने थोड़ा लूटपाट का काम शुरू कर दिया, कुछ बदमाशियां की, तो शाहजहां ने उसको वहां से भगा दिया। तो यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि इनके नियंत्रण के इलाके इनके हाथ से निकलते कैसे चले गए। जितने भी स्थल थे उन स्थलों से संबंधित कुछ फंडामेंटल जानकारी आपको मैंने दे दिया। अब देखो कि साम्राज्य विस्तार की कहानी में, साम्राज्य विस्तार की कहानी में तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि एक है ब्लू वाटर की पॉलिसी, इससे निकल कर आया है कारतेज पद्धति। कारतेज पद्धति, ये पॉइंट लिखना, ब्लू वाटर पॉलिसी के बाद लिखना कारतेज पद्धति, फिर लिखना काफिला पद्धति, काफिला पद्धति, और फिर लिखना विस्तार। सबसे पहले मैंने यहां पर आपके सामने लिस्ट रख दिया उनके प्रमुख केंद्रों का, केंद्रों को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। आपको यह अंदाजा लगेगा तब जबकि आपको यह मालूम हो कि कालीकट पे क्वेश्चन आ चुका है, गोवा पे क्वेश्चन आ चुका है, बंबई पे क्वेश्चन आ चुका है, दीव पर इसी साल आया है, पौंडीचेरी के ऊपर 3-4 साल पहले आया था। तो ऑलरेडी इसके ऊपर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अतः आप सीरियस लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि लिस्ट लंबा हो रहा है, 5 पे तो क्वेश्चन आ चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि इतने जो केंद्र हैं, कहीं पर व्यापारिक केंद्र है और कहीं पर व्यापार प्लस साम्राज्य, दोनों के केंद्र हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर इन्होंने राजनीतिक नियंत्रण ही स्थापित कर लिया था। कुछ जगहों पर राजनीतिक नियंत्रण भी है, कुछ जगहों पर सिर्फ व्यापारिक केंद्र है। जैसे कि हुगली वगैरह के ऊपर कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, सिर्फ व्यापारिक केंद्र है। अब हम ये देखेंगे कि इनकी व्यापार की नीति कैसी थी। व्यापार की नीति के तहत देखो तो सबसे पहले इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी से ही एक कॉन्सेप्ट निकला, उसको कहते हैं कारतेज की पद्धति। कारतेज क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी से निकला कारतेज।
कारतेज क्या है? तो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र। कर का माध्यम, कर का माध्यम। मतलब की कहानी यह है कि पुर्तगाली कहते थे कि समुद्र के जिस हिस्से पर हमारा नियंत्रण है उस हिस्से में यदि आप जाना चाहते हो व्यापार करने के लिए अपना जहाज लेकर, तो आपको हमसे कारतेज लेना पड़ेगा, यानी कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के बिना यदि आप हमारे समुद्री प्रभाव वाले इलाके में जाओगे तो आपका जहाज हम जब्त कर लेंगे। और यदि आप हमसे लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए एक रकम चुकाना पड़ेगा, यानी कि यह पुर्तगालियों की आमदनी का एक स्रोत हो गया। तो कारतेज की पद्धति क्या है, इसका मीनिंग समझ गए होंगे। अब इसी के साथ में जुड़ता है कारतेज काफिला पद्धति। काफिला या अंग्रेजी में दे सकता है आर्मडा, आर्मडा। ये क्या है? तो इसके बारे में लिख दीजिए कि व्यापारिक जहाज, व्यापारिक जहाज की रक्षा के लिए व्यापारिक जहाज की रक्षा के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी, या लेकिन नौ सैनिकों की एक टुकड़ी, सैनिकों की एक टुकड़ी साथ जाती थी। नौ सैनिकों की एक टुकड़ी साथ जाती थी। अब यहां पर सुनो, पुर्तगालियों ने कहा कि देखो मेरे समुद्र के प्रभाव वाले इलाके में तुम अपना जहाज लेकर जाना चाहते हो तो कारतेज तो लेना ही पड़ेगा। यहां पर एक रोचक बात है कि 1572 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली मुलाकात होती है अकबर से। अकबर ने जब गुजरात पर नियंत्रण किया 1572 ईस्वी में, तो उस इलाके में व्यापार करने वाले पुर्तगालियों से उनकी मेल मुलाकात होती है। वहां पर अकबर ने पुर्तगालियों के कपड़े उपड़े भी पहने, थोड़ा वो कल्चरल इम्पैथी शो करता है। उसके बाद फिर दूसरी बात क्या होती है कि जब वह पुर्तगालियों के साथ में व्यापारिक विषय पर बातचीत करने लगा तो पुर्तगालियों ने उसको बतौर उपहार एक कारतेज दिया। एक कारतेज दिया का मतलब है कि आपका एक जहाज हमारे समुद्र के नियंत्रण वाले इलाके में बिना कर दिए हुए आ सकता है। इसमें एक इंडिकेशन भी था कि दूसरा जहाज उतारिएगा तो कारतेज ले लीजिएगा। यानी कि मुगल शासक से भी वो डरते नहीं थे, बल्कि मुगल शासक उनसे डरते थे। समुद्र के उनके नियंत्रण के इलाके में मुगल शासक का भी जहाज जाता था तो कारतेज लेके जाता था, सिर्फ एक कारतेज उपहार में मिला था। यह हुआ उनका मुगलों से संबंध। मुगलों से संबंध का दूसरा उदाहरण क्या है कि हुगली के इलाके में उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र खोला, लेकिन बदमाशी किया तो शाहजहां ने उनको खदेड़ दिया था। तो कुल मिलाकर मुगलों से संबंध को लेकर दो बातें हो गई। एक तीसरा मामला भी आता है कि मुगलों के साथ में इन्होंने इस तरीके का भी संबंध बनाया था कि कई सारे ईसाई धर्म प्रचारक लोग अकबर के दरबार में जाते रहते थे। फादर मोन्सरेट, एक्वा बीबा, ये सब आपने मुगल काल का इतिहास पढ़ते हुए पढ़ा है। और उनकी कोशिश रहती थी कि क्यों ना हम अकबर को धर्मांतरित करके ईसाई बना लें। अकबर को धर्मांतरित करके ईसाई बना लेने का उत्साह खूब था इनके मन में।
हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। जो भी हो, तो मुगलों के साथ में संबंध को लेकर किस्सा इतना ही था। तो अब चल के देखो तुम कि कारतेज देने के बाद का मामला यह होता है कि पुर्तगाली कहते हैं कि देखो हमने तुमको अपने इलाके में जाने की अनुमति तो दे दिया, लेकिन वहां लूटपाट करने वाले भी लोग रहते हैं, समुद्री लुटेरे भी रहते हैं। समुद्री लुटेरों ने यदि तुम्हारा जहाज लूट लिया तो दोष मेरा नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई समुद्री लुटेरा तुम्हारा जहाज न लूटे तो तुम मेरा काफिला यूज कर लो, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चुका देना। इसी को कहते हैं कारतेज काफिला पद्धति या कारतेज आर्मडा पद्धति। भारतीय व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा जानकर उनके काफिला का भी इस्तेमाल किया, इससे भी खूब पैसे कमाए उन्होंने। तो पुर्तगालियों की ये कारतेज काफिला पद्धति खत्म हो गई। साम्राज्य विस्तार की बातें मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो अब आप देखो कि आज के क्लास में हमने जो कंप्लीट किया उसके तहत क्या क्या आता है। तो खोजकर्ता हो गया, पहला गवर्नर हो गया, साम्राज्य निर्माता हो गया, प्रमुख केंद्र हो गया। उसके बाद जमोरिन से संबंध, विजयनगर से संबंध, गुजरात से संबंध वाला मामला बचा हुआ है। गुजरात के बारे में अब चूंकि आज समय बीत गया है तो कल गुजरात वाले में बता दूंगा, आज इतना ही रहने दो। असल में 15 मिनट में फिर दूसरा क्लास में आना है। आज का क्लास यहीं पर रहने दो। मुगल से संबंध बता चुका हूं, मराठा से संबंध बता चुका हूं। क्योंकि मुगल और मराठा सब संबंध बताते हैं तो गुजरात ही तो बचा, तो गुजरात के बारे में भी सुन ही लो। 1 मिनट की तो कहानी है, सुन लो। लिखने का काम कल कर लेना। दीव की प्राप्ति उनको गुजरात के सुल्तान से हुई थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह जब शासन कर रहा था तो उसको मुगल शासक हुमायूं के हमले का सामना करना पड़ा। हुमायूं से लड़ने में वह सक्षम नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों न हम पुर्तगालियों से सहयोग मांगे। पुर्तगालियों ने कहा कि हम आपको सहयोग देंगे, तो आप हमको क्या देंगे? तो गुजरात के शासक ने पुर्तगालियों को दीव दे दिया। दीव था गुजरात के शासक के अधीन, दे दिया दीव पुर्तगालियों को। इस तरीके से गुजरात के शासक के साथ संबंध की कहानी यही है। गुजरात के शासक के साथ में भी पुर्तगालियों का तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, तौबा दुहाई वाली बात है। क्योंकि दोनों की सीमाएं मिलती थी तो दोनों में महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता था। लेकिन जब गुजरात के शासक को मुगलों के हमले का सामना करना पड़ा, जो बड़ा दुश्मन आ गया, तो गुजरात के शासक ने दीव देकर पुर्तगालियों की सहायता लेने की नीति अपनाया। और बाद में जब मुगल का संकट टल गया तो फिर जो दीव इन्होंने दिया था उसे दोबारा लेने की कोशिश किया, छीनने की कोशिश किया। इसको लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई में अंततः गुजरात का शासक नहीं जीत पाया, दीव पुर्तगालियों के नियंत्रण में ही रह गया। कहानी इतनी ही है। इसके आगे का हिस्सा भी कल करेंगे। धार्मिक नीति या पतन का कारण या योगदान, ये मुद्दे हम लोग कल देख लेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।